हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं औरंगजेब के बाद के जो मुग़ल शासक हुए उनके बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उन्हीं की हम स्टडीज़ में करेंगे और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। तो चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। औरंगजेब के शासनकाल मुगल साम्राज्य का संध्या काल माना जाता है। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए उसके 3 पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा काम बख्त में युद्ध हुआ। इस युद्ध में उसके सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद मुअज्जम की विजय हुई। मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का, काम बख्त बीजापुर का गवर्नर था। तो कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और काम बख्त बीजापुर का गवर्नर था। 1707 में जाजऊ नामक स्थान में मुअज्जम तथा आजम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आजम मारा गया और 1709 में हैदराबाद के निकट मुअज्जम का काम बख्श के साथ युद्ध हुआ। इसमें काम बख्श मारा गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मुअज्जम का शासनकाल प्रारंभ हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक इसने शासन किया। मई 1707 ईस्वी में मुअज्जम ने लाहौर के समीप शाह दौला नामक स्थान पर बहादुर शाह की उपाधि धारण की। तो ये अपनी उपाधि से ही प्रसिद्ध हुआ। बहादुर शाह की उपाधि इसने धारण की और वास्तविक नाम क्या था? तो मुअज्जम। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता रहता है, तो ध्यान रखिए। अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। इस समय उसकी आयु 65 वर्ष की थी। उसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम मुअज्जम का नाम है। उसने संकीर्ण धार्मिक नीति का परित्याग कर दिया और संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। उसने जजिया को वापस ले लिया। जजिया कर को वापस लेने वाला मुअज्जम था एवं मेवाड़ तथा मारवाड़ की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह ने मराठों को दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दे दिया, परंतु उन्हें चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। तो सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त हुआ लेकिन चौथ का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही उसने साहू को विधिवत मराठा राजा के रूप में भी मान्यता प्रदान नहीं की थी। उसने गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया लेकिन बांदा बहादुर के विद्रोह को भी दबाया। बुंदेला सरदार छत्रसाल एवं जाट नेता चूड़ामन के साथ शांति स्थापित की थी। बहादुर शाह सिया था। उसके दरबार में 2 दल विकसित हो गए थे। एक दल था ईरानी दल, जिसमें असद खां, जुल्फिकार आदि थे, और दूसरा दल था तुरानी दल, जिसमें चिनकिचिल खां और गाजी उद्दीन आदि थे। बहादुर शाह को खफी खां ने शाहे बेखबर कहा है। तो शाहे बेखबर किसे कहा गया है, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो खफी खां, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बहादुर शाह को कहा गया है और किसने कहा है? तो खफी खां ने कहा है। उसे 1 महीने तक दफनाया नहीं गया। सिडनी ओवन का कथन है कि वह अंतिम बादशाह था जिसके विषय में कोई अच्छी बात कही जा सकती है। जहांगीर शाह
1712 से 1713 ईस्वी तक जहादर शाह के शासनकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध में शहजादों के अतिरिक्त मंत्री भी भाग लेने लगे। जहादर शाह उस समय के प्रबल मंत्री जुल्फिकार खां के समर्थन से शासक बना। वह एक दुर्बल एवं चरित्रहीन व्यक्ति था, जिसके कारण प्रशासन की बागडोर उसके वजीर जुल्फकार खां के हाथ में थी। तो यहाँ पे एक अलग से लाइन भी दी गई है। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार जहादर शाह के समय जजिया कर वापस ले लिया गया था। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? जय सिंह को प्राप्त हुई थी तथा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। उसने मराठा सरदार साहू को दक्कन में चौथ तथा सर देशमुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया था। उसने जहांगीर एवं विभागों की बढ़ती दरों में कमी की, लेकिन इजारा पद्धति को बढ़ावा दिया, जिससे बिचौलियों में बढ़ोतरी हुई और कृषकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1713 ईस्वी में फारुखशियर ने उसे शिकस्त दी। वह एक दरबारी सुंदरी लाल कुंवर के प्रभाव में था। जहादर शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई। तो उपाधियां जरूर ध्यान रखिए। लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी जहादर शाह को। कंवर खां ने जहादर शाह के शासनकाल का वर्णन करते हुए कहा, उल्लू चील के घोंसले में रहता था और कौवा बुलबुल का स्थान लेता था। फारुखशियर का शासनकाल देख लेते हैं। फारुखशियर जो कि 1713 से 1719 तक शासन किया। 1713 ईस्वी में जहादर शाह और जुल्फिकार खां को मारने के पश्चात उसने सम्राट की पदवी धारण की। फारुखशियर अजीम उस शान का पुत्र था। वह सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। सैयद बंधुओं ने सैयद हुसैन अली उस समय पटना का उप गवर्नर था तथा सैयद अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का गवर्नर था। फारुखशियर के शासनकाल में हुसैन अली खां, मीर बख्शी तथा अब्दुल्ला खां को वजीर का पद प्रदान किया गया तथा चिनकिचिल खां या निज़ाम उल मुल्क को दक्कन का अधिकार सौंप दिया गया। 1715 ईस्वी में उसने बंदा बहादुर को मरवा डाला और 1719 में हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक संधि की। इस संधि में दिल्ली में सत्ता के संघर्ष में मराठों द्वारा सैनिक सहायता देने का आश्वासन पर उन्हें कई रियायतें दे दी गई। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उन्होंने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा अनेक स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1717 ईस्वी में फारुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनता रहता है। तो 1717 ईस्वी में फारुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। राजपूत राजा अजीत सिंह की पुत्री से फारुखशियर का विवाह हुआ और 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फारुखशियर को मारकर रफ़ी उद दराज को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह 4 महीने बाद क्षय रोग से मर गया। उसके पश्चात रफ़ी उद दौला शाह जहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही वह भी दुनिया छोड़ गया। सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला कहा गया। उन्होंने रत्नचंद नामक हिंदू को दीवान बनाया तथा राजा की उपाधि प्रदान की। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे। मोहम्मद शाह जो कि शासनकाल रहा है 1719 से 1748 तक, सैयद बंधुओं ने
जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि प्रदान कर गद्दी पर बैठाया। कालांतर में उसकी विलासतापूर्ण प्रवृत्ति के कारण उसे रंगीला की उपाधि भी मिली। तो रंगीला की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखिए, ये मिली थी रोशन अख्तर को। उसके समय निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खां तुरानी दल के नेता थे। 1722 में निजाम उल मुल्क वजीर नियुक्त हुआ। उसने प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयत्न किया। अंततः सम्राट के संदेहास्पद प्रवृत्ति के कारण वह दक्कन चला गया और दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव डाली। तो हैदराबाद पर क्वेश्चन बनता है, इसमें इसकी स्थापना करने वाले निज़ाम उल मुल्क थे, ये ध्यान रखिए। सैयद बंधुओं में हुसैन अली को हैदर खां ने मार डाला तथा 1724 में अब्दुल्ला खां को विष पिलाकर मार दिया गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सआदत खां ने अवध में तथा मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 1739 में ईरान का नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। जब नादिर शाह ने कंदहार पर हमला किया तो मोहम्मद शाह ने उसे विश्वास दिलाया कि भगोड़ों को काबुल में शरण नहीं दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब नादिर शाह ने एक दूत भेजा तो दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई और नादिर शाह ने इसे भारत आक्रमण का प्रत्यक्ष कारण बना लिया। 24 फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क कमरुद्दीन तथा सआदत खां मुगल सेना की तरफ थे। युद्ध मात्र 3 घंटे चला। युद्ध के पश्चात निजाम उल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई। दिल्ली में कुछ मुगल सैनिकों ने फारसी सैनिक का वध कर डाला। इस पर क्रुद्ध होकर नादिर शाह ने दिल्ली में सामूहिक कत्लेआम करवाया। दिल्ली से वह अपने साथ मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। कश्मीर तथा सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश तथा थट्टा भी नादिर शाह को मिल गए। आगे आता है अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 का है। अहमद शाह मुगल मोहम्मद शाह का पुत्र था। उसकी माता एक नृत्यांगना उधम बाई थी। अहमद शाह के शासनकाल में उधम बाई एवं उसके प्रेमी जावेद खां के हाथों में शासन की बागडोर थी। इसके शासनकाल में 1748 से 49 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह दुरानी ने आक्रमण किया और उससे संपूर्ण प्रदेश का अधिकार पत्र लिखवा लिया। वह बहुत विलासी व्यक्ति था। उसने अपनी 2.5 वर्ष के पुत्र महमूद को पंजाब का गवर्नर तथा 1 वर्ष के बच्चे को कश्मीर का गवर्नर एवं 15 वर्ष के बच्चे को उसका डिप्टी नियुक्त किया। इसके समय कालांतर में गाजीउद्दीन वजीर बना। उसके बाद इमाद उल मुल्क वजीर बना। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। मुगल वजीर इमाद उल मुल्क ने मुगल सम्राट अहमद शाह को अंधा कर उसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर सिंहासनों किया या सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार उसने शासक निर्माता की भूमिका अदा की। आलमगीर द्वितीय जहांगीर शाह का पुत्र था। जब उसने अपने वजीर के चंगुल से मुक्ति पाने की चेष्टा की तो उसे मार डाला गया। उसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी बार आक्रमण किया और मथुरा तक बढ़ गया। शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम
अली गौहर था। शासक बनने के पश्चात 12 वर्ष तक वह दिल्ली नहीं गया। उसने 1764 ईस्वी में बंगाल में मीर कासिम तथा अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में हुई थी, की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हार जाने के बाद कई वर्ष तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रहा और 1772 ईस्वी में वह मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा। 1765 ईस्वी में उसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए की वार्षिक राशि देने का वचन दिया। रोहिला सरदार गुलाम कादिर खान ने उसे अंधा कर दिया और उसे गद्दी से हटाकर बिदा रख्त को गद्दी पर बैठाया, परंतु मराठों ने उसे पुनः सिंहासनारूढ़ किया और 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1806 में उसकी मृत्यु तक अंग्रेजों की पेंशन पर वो रहा। आगे देखते हैं अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। यह नाम मात्र का ही शासक था। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा प्राप्त हुई थी। राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 तक इन्होंने शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। ये थोड़ा ध्यान रखिए, अंतिम मुगल बादशाह की जब बात आएगी तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण उसे बंदी बनाकर रंगून निष्कासित किया गया था। 1862 में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही उसकी कब्र है। उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। उसे शायरी का बड़ा शौक था। उसकी कविता का उपनाम जफर था। तो कविता पर भी प्रश्न बनता है। बहादुर शाह द्वितीय की कविताओं का उपनाम जफर था। वह बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो औरंगजेब के बाद के जो भी शासक हुए हैं, मुगल शासक, वो उतने प्रभावी नहीं थे। उनमें नेतृत्व क्षमता का कह सकते हैं अभाव था, जिसके कारण इनका शासन गिरता ही गया और अंत में 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया और वही अंतिम बादशाह बने थे। मुगल शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो इसका एक संक्षेप में पूरे मुगल पीरियड का कौन कौन शासक रहा और किस तरह से रहा, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर एक और शॉर्ट वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ अलग अलग टाइप के वीडियो, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी के वीडियोस सारे देखने चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से ये रहा। इसमें 45 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप सीक्वेंस वाइज इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने टीजीटी पीजीटी के और नेट के सिलेबस से स्टार्ट किया था, उसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास इस समय अभी चल रहा है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसे खोलकर ज़रूर देखें और स्टडी के साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड नाइट।